बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ खुर्रम मुमताज़ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। उसके मिडिल से टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। इसके 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ये आपके बोर्ड के पेपर्स के अंदर ये सवाल पूछा जाए। उसके अलावा आपकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके अंदर भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ 9th क्लास के अंदर ही नहीं बल्कि आपकी जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पर भी ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 4 है और वहाँ पर भी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या होता है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। फिर हम आगे चलेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें फ़र्क क्या है। तो आओ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये आमतौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सबसे पहले जो सेल्स थे, मतलब जब हमारी अर्थ एग्जिस्ट हुई थी, हमारी अर्थ जब बनी थी, तो उस वक्त जो सबसे पहली लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंस जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो प्रोकैरियोटिक लाइफ थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल थी। ठीक है। वो जो सेल था एक सिंपल जो है एक सिंगल सेल था। ठीक है, जिसके अंदर कोई वाज़े न्यूक्लियस नहीं था, कोई ऑर्गेनेलिज नहीं थी। जस्ट उसके अंदर एक फ्लूइड जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं वो होता है इसके अंदर, और दरमियान में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर खुला हुआ डीएनए, इसको जो होता है डीएनए वो खुला हुआ पड़ा होता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इसके साथ फ्लैजेला वगैरह और ये सीले वगैरह इसके अंदर एडिशनल चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, जब दुनिया के ऊपर लाइफ शुरू हुई तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, मिलियंस ऑफ ईयर गुजरने के बाद जब मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए तो फिर इस सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई। इस सेल्स के अंदर इन तमाम सेल्स में जो है ना इवोल्यूशन हुई, और इवोल्यूशन के ज़रिए क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास यूकैरियोटिक सेल बन गए। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल से पहले प्रोटिस्ट बने, वो एक अलग हमारा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के भी डिस्कस करेंगे। तो हम देखते ये हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, ये यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो इनमें जो चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको एज सच इसको उठा के ऐसे ही सारे पॉइंट्स को आप पेपर में भी लिख सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोट्स कंटेन यूकैरियोटिक सेल। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल चले जाएं और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा वो प्रोकैरियोट्स के अंदर ही होगा, और उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो हमेशा यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो ये इनका पहला डिफरेंस है। दूसरा इनका डिफरेंस है देयर इज़ नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है जिसकी बेस पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को और यूकैरियोटिक सेल्स को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है। हमारे पास होता क्या है कि हमें पता है कि जो सेल का जो कंट्रोलर होता है हम उसे न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये पूरे सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। लेकिन बदकिस्मती से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वो प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियस होता है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है। सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल खुला हुआ धागे की शक्ल में पड़ा होता है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। तो न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो बॉन्डेड हो, तो वो जो चीज़ होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। उनके अंदर देयर इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन द
यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनका एक ये स्टूडेंट्स डिफरेंस था। सेकंड हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। लास्ट हमने चैप्टर में डिस्कस किया, इसी चैप्टर में हमने जो पिछले टॉपिक्स डिस्कस किए, हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो आपके सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर जो है वो आपने पढ़ा न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, और भी इस तरह की बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलिज हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, या वगैरह वगैरह बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। हमने सिंपल ये बात की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर सिंपल सेल्स, इनके अंदर नो ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनेलिज हैं ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। तो ये इनका तीसरा मेन और बिग डिफरेंस था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज, राइबोसोम्स। राइबोसोम एक वाहिद ऑर्गेनेली है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो साइज़ में बड़े छोटे होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे जो है वो सेल का साइज़ भी छोटा है, तो जब एक जो है वो अगर एक छोटा सा बच्चा है तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनका साइज़ भी छोटा होगा। लेकिन अगर एक अडल्ट आदमी है, बड़ा आदमी है, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो अपने जो उनका साइज़ ओरिजिनल होता है उस साइज़ को वो पहुँचे हुए होंगे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होगा वो भी साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं द साइज़ ऑफ द राइबोसोम लेस देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो साइज़ ऑफ राइबोसोम है वो ग्रेटर देन होता है प्रोकैरियोट्स। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स के जो साइज़ है वो छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इनका साइज़ कितना होता है, ठीक है, ये आपकी 9th क्लास की बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो 70S होता है। एस स्वीडबर्ग एक जो है वो यूनिट है राइबोसोम्स के साइज़ को मेजर करने का, और इनका जो है वो 80S होता है, ठीक है। ओके, ये आपके लिए एक एडिशनल चीज़ थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका, ये इनमें चौथा मेन डिफरेंस था साइज़ ऑफ राइबोसोम्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल के साइज़ की। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइज़ में बड़ा फ़र्क होता है। कैसे साइज़ में फ़र्क होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। और कितना एक दूसरे से ये बड़ा और छोटे हैं, वो अबाउट 10 टाइम्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो 10 टाइम्स स्मॉलर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 टाइम लार्जर होता है देन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये इनके अंदर जो है वो छठा बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक जो है वो और इनके दरमियान डिफरेंस है, द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस है कि हमारे पास 2, 3, 4 किस्म की जो हैं वो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे फंजाई है, उसके अलावा प्लांट्स हैं हमारे पास, और फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब एक बड़ा बिग डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी जो ऊपर सेल वॉल होती है, इनके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो एक केमिकल, एक मटेरियल है, एक कंपाउंड है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ये हमने पिछला हमारा जो लेक्चर था सेल वॉल वाला टॉपिक, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन में। अभी पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या है, ये अमाइनो एसिड्स का और शुगर का एक पॉलीमर है। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं और शुगर आपस में मिल जाती हैं तो उनके मिलने से एक लॉन्ग चेन बनती है जिसको आप लोग पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो द सेल वॉल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स के अंदर, अब जो प्लांट्स की सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है, ओके। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास आती है फंजाई, ओके। लेकिन जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये दोनों यूकैरियोटिक्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में बिग डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक का जो
सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स की जो सेल वाल है वो प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में। लास्ट में हम इनकी डायग्राम्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल की डायग्राम एक दूसरे से टोटली डिफरेंस हैं, ठीक है। अगर आप बुक का बगौर मुशाहिदा करें, उनको गौर से देखें, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम भी बनी हुई है और उसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स की भी डायग्राम बनी हुई है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो वो उनके दरमियान में बड़ा ह्यूज डिफरेंस होगा उनके साइज़ में, उसके अंदर के इंटरनल जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, आउटर जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब में डिफरेंस होगा। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये पेपर में लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 ये 6 7 इसके अलावा और भी कुछ आप ऐड कर सकते हैं। ये 6 7 जो डिफरेंस हैं ये ऐड करने के बाद आप उनके लास्ट में दोनों की डायग्राम्स भी ड्रा कर सकते हैं। डायग्राम का भी दोनों सेल्स के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, इसको शेयर करें और उसके अलावा इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।